नाज़रीन, आज से हम शालीमार बाग लाहौर पर चंद प्रोग्रामों का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कबल इसका कि इस बाग की हम आपको सैर कराएं और इसकी तामीरात के बारे में आपको डिटेल्स बताएं, मैं आपको इस बाग की थोड़ी सी हिस्ट्री और बैकग्राउंड बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये उस वक़्त का जिक्र है जब एक गंजे अली नामी शख्स शाह तमास्प के दरबार में ईरान के बादशाह के तहत करदार का हुक्मरान था। गंजे अली बाज़ वजूहात की बिना पर दरबार से बर्खास्त हुआ और शाह तमास्प ने उसकी जगह उसका बेटा अली मर्दान वहाँ का हुक्मरान मुकर्रर किया। अली मर्दान ने एक साजिश के तहत कंधार शाहजहां के हवाले कर दिया। शाहजहां की ये पहले ही आरजू थी कि काबुल और कंधार उसके कब्ज़े में हो। काबुल पहले ही मुग़लों के कब्ज़े में था और कंधार पर उनकी नज़र थी, लिहाजा जब अली मर्दान ने शाहजहां को कंधार पर कब्ज़ा करने की ऑफ़र की तो उसे वेलकम किया गया। अली मर्दान कंधार मुग़लों के हवाले करके लाहौर आया और यहीं पहली बार उसकी शाहजहां से मुलाकात हुई। अली मर्दान हाइड्रोलिक्स और इरिगेशन इंजीनियर का माहिर था। यहाँ आकर उससे जो सबसे पहला काम सौंपा गया वो एक नहर की तामीर थी, जहाँ से दरिया रावी पहाड़ी इलाके को छोड़कर मैदानी इलाके में दाखिल होता है। माधोपुर के मुकाम से एक नहर निकाली गई और उसको इस बाग के करीब या बाग जहाँ बनना था उसके करीब तक लाया गया। इसे नहर शाह नहर का नाम दिया गया। इस नहर की तकमील और इसकी खुदाई में अली मर्दान की मुआवनत एक और शख्स ने की जिसका नाम खलीलुल्लाह खान बयान किया जाता है। इस बाग का नक्शा फाजिल खान के तहत तैयार किया गया और उसके एक ख़ास आर्किटेक्ट जिसका नाम जानी बताया जाता है उसने तैयार किया। आज का जो शालीमार बाग आप देख रहे हैं ये जानी का बनाया हुआ ही नक्शा है। कहते हैं कि इस बाग के लिए ज़मीन इसी इलाके के एक बड़े मशहूर बागबान मेहर मंगा ने शाहजहां को बतौर तोहफ़ा दी। शाहजहां ने बहुत चाहा कि मेहर मंगा को इस ज़मीन का मुआवजा दे, लेकिन मेहर मंगा इस पर तैयार ना हुआ। इस बाग की आराइश और तज़ीन के लिए जो ईंटें इस्तेमाल की गई वो एक बुद्धू नामी शख्स ने बनाई और उसका आवा और उसका मकबरा आज भी इस बाग के करीब खड़ा है। इसी तरह मर्दान खान या अली मर्दान खान जिसने इस बाग के लिए नहर की खुदाई का काम किया, उसका मकबरा भी यहाँ से करीब ही वाक़ है। अब मज़ीद हम अगर इस बाग को देखना चाहें तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इसके जो बेसिक प्लान है उसका एक मुताला करें। मौजूदा शालीमार बाग 3 तबकात या 3 लेवल्स पर मुश्तमिल है। ये इसका सबसे लोअर लेवल है। यहाँ आकर जो तकरीबन 15-20 फुट ऊंचा है, जहाँ इसका मेन हाउस है, और फिर ये तीसरा लेवल है जो मज़ीद 15 फुट ऊंचा है। या यूँ कहिए कि अगर हम इस तरफ से जाएँ तो बतदरीज नीचे उतरते चले जाते हैं। लेकिन शालीमार बाग सिर्फ इन 3 बागात पर मुश्तमिल ना था। इसके शिमाल में एक और बाग था जिसे महताबी बाग कहते हैं, जो अब तकरीबन मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। इसी तरह इसके जनूब में 2 मज़ीद बाग थे। एक बाग का नाम अनायत बाग और दूसरे का नाम अंगूरी बाग था। अंगूरी बाग के कुछ आसार हमें आज भी मिलते हैं जो इस दौर की कंस्ट्रक्शन में तकरीबन मदगम हो चुके हैं। इस जानिब भी एक बाग था जिसे बाग दारा कहते हैं। ये नकार खाना इस मंजिल के साथ मुंसलिक है और इसे नकार खाना खासो आम कहते हैं। इस जानिब एक और बाग था जिसको गुलाबी बाग कहते हैं और जिसके अंदर भी कई अहम मकाबर वाक़े हैं। ये इमारत जिसे आप देख रहे हैं ये इसी गुलाबी बाग का सदर दरवाज़ा है। इसके पीछे 2 नहायत अहम मकबरे वाक़े हैं। आइए उन मकबरों को भी चल के एक नज़र डालते हैं। गुलाबी बाग के सदर दरवाजे के पीछे थोड़े फासले पर ये दाई-अंगा का मकबरा वाक़या है। कहते हैं कि दाई-अंगा शाहजहां की वेट नर्स थी। इस मकबरे को अगर आप देखें तो इसके दरमियान में एक गुंबद और चारों कोनों पर छोटी छोटी बुर्जियां हैं। हर बुर्जी एक अपने आप में एक नन्ही सी बारादरी रखती है। या यूँ कहिए कि हर जानब 3-3 दर हैं। इसकी डेकोरेशन आज भी ताज़ा है और हमें शाहजहां के अहद की डेकोरेशन की याद दिलाती है। गुलाबी बाग ही में दाई-अंगा के मज़ार के पीछे यानी शुमाल की जानब थोड़ी ही फासले पर एक और मकबरा है। ये मकबरा सर वाला मकबरा कहलाता है और इसे आप मेरी
पुष्ट पर देख सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा कुआं था जिसे 12 हट्टा या 12 पहियों वाला कुआं कहते हैं। ये नहर जो शाह नहर जिसका मैंने पहले तज़किरा किया, उसका पानी इसमें ज़ख़ीरा किया जाता और फिर यहाँ से पानी तमाम बाग को सप्लाई किया जाता। कहा जाता है कि 12 हट्टा के अंदाज का ही एक और कुआं इस जानब भी वाक़ था। यहाँ आकर अगर आप देखें तो इस सीधी नहर के इस जगह एक बारादरी वाक़ है। बारादरी के दूसरी तरफ यानी शुमाल की तरफ एक बहुत बड़ी आबशार है। यहाँ बादशाह के बैठने का तख्त है। फिर ये पौंड है। पौंड के बीच में एक और प्लेटफॉर्म है जिसको एक पुल से दोनों जानब मिला दिया गया है। इस जगह इस बाग की एक नहायत अहम कंस्ट्रक्शन है जिसे हम सावन बादों कहते हैं। फिर यही तरतीब यहाँ दोहरा दी गई है। आजकल इस बाग को शालामार बाग कहते हैं। इसका नाम शालामार किस तरह पड़ा ये मैं इंशाल्लाह आइंदा अर्ज करूँगा, लेकिन शाहजहां के वक्त ये फराह बख्श कहलाता था। फराह बख्श में 3 हिस्से हैं। पहला ये हिस्सा है जो शुमाल की जानब है, इसे फैज़ बख्श कहते हैं। दरमियान का हिस्सा हयात बख्श कहलाता है और ये जो आखिरी हिस्सा है जिसमें इस वक्त हम खड़े हैं ये फराह बख्श कहलाता है। शालामार बाग का ये हिस्सा या ये तख्ता सबसे ऊंचा तख्ता है और फराह बख्श कहलाता है। दूर जो आप एक सैदरा पेवेलियन देख रहे हैं वो दरअसल आराम बाग है जहाँ शहजादियाँ आराम करती। आरामगाह से ही एक बड़ी नहर निकलती है जिसको आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये तकरीबन 20 फुट चौड़ी है और इसके दाएं बाएं इतने ही चौड़े फुटपाथ हैं। इस तख्ते को इस तरह डिवाइड किया गया है कि ये एक 4 बाग का कॉन्सेप्ट पेश करता है। एक नहर शर्कन गरबन चल रही है और दूसरी नहर शमालन जनूबन। जहाँ ये नहरें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ एक मुरब्बा शक्ल का छोटा सा पौंड है। चारों जानब छोटे छोटे ओवर पासेस या पुल हैं। इस तख्ते पर अगर आप शुमाल की जानब जाएं तो रास्ते में दाएं जानब आपको एक और पुरानी इमारत नज़र आती है। कहते हैं कि जब रंजीत सिंह के वक्त में यहाँ एक सियाह बनामी मूर क्राफ्ट आया तो रंजीत सिंह ने उसको इसी में ठहराया। इसके अंदर एक बाउली भी है जिसका तज़किरा मैं किसी बाद के प्रोग्राम में करूँगा। आगे आएँ तो इसी बिल्डिंग के पीछे हमें दूर कोने में, इस तख्ते के कोने में हमें इस बाग के हम्माम नज़र आते हैं। उनका भी जायज़ा लिया जाएगा। मज़ीद आगे आएँ और इस पेवेलियन के करीब पहुँचें तो यहाँ का भी एक ओवर पास था जो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये पेवेलियन कभी तमाम का तमाम संगे मरमर से मुज़य्यन था। ये तमाम संगे मरमर रंजीत सिंह ने उखाड़ लिया। नहर जब यहाँ तक पहुँचती है तो यहाँ हमें कुछ छोटे छोटे डक्ट्स बने नज़र आते हैं। ये पानी इस पेवेलियन के फर्श के नीचे से गुजरता हुआ आगे एक आबशार है, उस आबशार पे गिरता है और आबशार से गिर कर तल एक छोटे से तालाब में दाखिल होता है और उसके बाद जो इस दूसरी मंजिल या हयात बख्श का जो बड़ा पौंड है उसके अंदर वो पानी चला जाता है। इसी पौंड के वस्त में एक और प्लेटफार्म है जिसे 2 पुलों के ज़रिए मिला दिया गया है। ये पेवेलियन इनलेड काम के फर्श से मुज़य्यन है और 6 मुख्तलिफ बेज में इसको डिवाइड किया गया है। तमाम डिवीजन्स आर्च से डिफाइन की गई हैं और आर्चेस के दाएं और बाएं जानब या इंट्रोडोस के दाएं और बाएं जानब मल्टीफॉइल आर्चेस हैं जो शाहजहानी दौर की रमाजी करती हैं। इस पेवेलियन से निकल कर अगर हम मशरक़ की तरफ जाएं या मगरब की तरफ चले जाएं तो हमें नीचे उतरने के लिए 3 ज़ीने या रास्ते नज़र आते हैं। इन तीनों में से 2 रास्ते सीढ़ियों के हैं और एक रास्ता ढलवान है। ढलवान का रास्ता घोड़ों के लिए इस्तेमाल होता था, उसी के साथ जो सीढ़ियों का रास्ता है वो वर्कर्स इस्तेमाल करते थे। जबकि ये छोटा रास्ता जो आप देख सकते हैं संगे सुख से बना है, ये प्राइवेट लोगों के इस्तेमाल में आता था और शहजादियाँ यहाँ से उतरती थीं। यहाँ से हम तकरीबन 15 या 20 फुट नीचे उतर जाते हैं और नीचे उतरने के बाद हम बाएं जानब मुड़ते हैं और बाएं जानब मुड़ते ही हमें हयात बख्श का तख्ता नज़र आता है। हयात बख्श जो तख्ता है इसके खुद अपने 2 लेवल्स हैं। एक लेवल तो ये है जिसमें ये बड़ा तालाब है, दूसरा लेवल मेरे दाएं तरफ है। ये लेवल तकरीबन इस लेवल से 6 फुट नीचे है। ये पेवेलियन जो सुर्ख पत्थर का आप देख रहे हैं, इसकी इस जानब एक छोटी सी आबशार है जो सफ़ेद संगे मरमर के छोटे से तालाब में गिरती है। ये पेवेलियन असल पेवेलियन नहीं है लेकिन उसकी एक कॉपी है। असल पेवेलियन कहते हैं
کہ یہاں سفید سنگ مرمر سے تعمیر تھا جو سکھوں نے اڑا لیا۔ اس کازوے سے گزر کر ہم ایک درمیانے تخت تک پہنچتے ہیں۔ اس کازوے کے بارے میں بھی کچھ مختلف تھیوریز ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ابتداً اس ٹینک کے وسط میں کوئی تخت اور یہ کازوے نہیں تھے، یہ بعد میں سکھوں کے دور میں تعمیر ہوئے۔ اس کا ایک خاص ثبوت یہ بھی ہے کہ جو فوارے ہیں وہ ہمیں اس پل کے نیچے بھی جا بجا بنے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ تخت واقعی مغلوں کے دور میں یہاں ہوتا تو اس پل کے نیچے وہ فوارے ہمیں نظر نہ آتے۔ تاہم آج جو بھی خوبصورتی ہے اور جو بھی یہاں پایا جاتا ہے اس میں اس تخت کا اور ان پلوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے۔ اس تخت کا چار دیواری جالی دار یا گرل ورک پر مبنی ہے، فرش سفید سنگ مرمر کا بنا ہے، بیچ میں جیومیٹرک موٹیوز سیاہ لائن سے ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں تو جیسا پویلین ہمیں مشرق کی جانب نظر آیا ویسا ہی پویلین ہمیں مغرب کی جانب نظر آتا ہے، اور اس کی مغربی سمت میں بھی ایک آبشار ہے جو ایک شیلو ٹینک میں گرتی ہے جو سفید سنگ مرمر کا بنا ہے، اور پھر وہاں سے اختتامیہ تک ایک چھوٹی نہر چلی جاتی ہے۔ دائیں جانب ایک اور کنسٹرکشن ہے جسے ہم قریب چل کر دیکھتے ہیں۔ یہ منظر تیسرے لیول کا ہے اور اس کو بھی ایک چہار باغ کی صورت میں ڈیفائن کیا گیا ہے۔ بالکل شمالی سرحد پر آپ کو ایک سہ درہ نظر آ رہا ہے جو پہلے لیول پہ جو سہ درہ تھا اس کو کسی حد تک بیلنس کرتا ہے۔ یہ بھی ایک آرام گاہ ہے، یہاں سے ایک نہر نکلتی ہے اور ہماری جانب آتی ہے، جبکہ سینٹر میں ایک واٹر ریزروائر یا پاؤنڈ ہے، یہاں نہریں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتی ہیں۔ این جنوبی اختتامیہ پر ہمیں وہ کنسٹرکشن نظر آتی ہے جس کا بارہا تذکرہ ہوا، اور وہ ہے ساون بھادوں کی کنسٹرکشن۔ جنوبی اختتامیہ پر ہی ہمیں ایک شیلو ٹینک نظر آتا ہے جو بڑی حد تک بڑے ٹینک کا منیچر ہے، اس میں بھی کئی فوارے نصب ہیں۔ اس ٹینک کے آگے ایک چھوٹا سا برآمدہ یا کازوے ہے جو چھوٹے چھوٹے ستونوں پر مبنی ہے، اور اس کے آگے یہ ایک عجیب قسم کا حوض ہے، اس میں 5 فوارے ہیں اور دیواروں پر اس قسم کی کنسٹرکشن۔ میرے عین اوپر آپ کو ایک پروجیکشن یا چھجا نظر آ رہا ہے، اگر آپ غور کریں تو اس چھجے کے عین اوپر ایک سلٹ سی ہے، دراڑ سی، اسی دراڑ سے پانی بالکل ایک چادر کی مانند نیچے گرتا، جبکہ ان جگہوں پہ چراغ روشن کیے جاتے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیچھے چراغ جل رہے ہوں، سامنے پانی کی چادر گر رہی ہو، بیچ میں فوارے چل رہے ہوں تو منظر کیسا ہوگا۔ جیسی ساون بھادوں اس برآمدے کے اس طرف ہے، ویسے ہی ایک ساون بھادوں بڑے چھوٹے سے لیول یا منیچر لیول پر یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ اس تالاب کا جو پانی اوور فلو ہوتا وہ اس کے آگے چادر کی صورت میں گرتا۔ آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو شالیمار باغ کے جو اہم پہلو ہیں ان سے متعارف کرائیں۔ آئندہ پروگراموں میں انشاءاللہ ہم باری باری اس کی تمام تعمیرات، تمام بلڈنگز، واٹر ٹینکس اور اس کے جو نشیب و افراز ہیں ان کا بھرپور اور تفصیل سے تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔